तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ज़ॉम्बी मूवी की आई एम ए लेजेंड 2। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमें एक मूवी देखने को मिली थी आई एम ए लेजेंड, जो कि तकरीबन बहुत पहले हमें देखने को मिली थी। उसका एक तरह से नया पार्ट हमें अब एक तरह से बेहतरीन अंदाज में हमें देखने को मिलने वाला है 2024 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 2024 की आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने आने वाली जितनी भी अपकमिंग मूवीज़ हैं उन सभी के ऊपर वीडियो बना दी है, तकरीबन कवर कर लिए। बाकी आप और भी किसी मूवी के बारे में पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। ये एक ज़ॉम्बी मूवी है, तो इसके बारे में धीरे धीरे कर मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। आई एम लीजेंड 2007 की अमेरिकी पोस्ट एपोकैलिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है 4-5, जिसका निर्देशन फ्रांसिस लॉरेंस ने किया है और इसकी पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन और मार्क प्रोटोसेविच ने लिखी है। और इसमें विल स्मिथ ने अमेरिकी सेना के वायरोलॉजिस्ट रॉबर्ट नेविल की रिचर्ड मैथेसन के इसी नाम के 1954 के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म न्यूयॉर्क शहर में एक वायरस के बाद सेट की गई है, जो मूल रूप से कैंसर का इलाज करने के लिए बनाया गया था, जिसने अधिकांश मानव जाति को मिटा दिया है। नेविल को न्यूयॉर्क में आखिरी इंसान के रूप में छोड़ दिया गया है। रात्रि उत्परिवर्ती के अलावा नेविल वायरस से प्रतिरक्षित है और वह शत्रुतापूर्ण म्यूटेंट के खिलाफ खुद का बचाव करते हुए एक इलाज विकसित करने के लिए काम करता है। यह 1964 की द लास्ट मैन ऑन अर्थ और 1971 की द ओमेगा मैन के बाद मैथेसन के उपन्यास का तीसरा फीचर फिल्म रूपांतरण है। वार्नर ब्रदर्स ने 1994 में आई एम लीजेंड का विकास शुरू किया और विभिन्न अभिनेता और निर्देशक इस परियोजना से जुड़े थे। हालांकि स्क्रिप्ट से संबंधित बजट संबंधी चिंताओं के कारण उत्पादन में देरी हुई। उत्पादन 2006 में न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ। मुख्य रूप से शहर के स्थानों पर फिल्मांकन किया गया, जिसमें ब्रुकलिन ब्रिज का $5 मिलियन का दृश्य 6-7 भी शामिल था। आई एम लीजेंड को 14 दिसंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया था। यह दिसंबर में अमेरिका में रिलीज हुई गैर क्रिसमस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी कमाई, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं, के साथ खुली और 2007 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने घरेलू स्तर पर $256 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल $329 मिलियन की कमाई की। $585 मिलियन का फिल्म को आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें स्मिथ के प्रदर्शन को प्रशंसा के लिए चुना गया, जबकि आलोचना उपन्यास, विशेष रूप से अंत से इसके विचलन पर केंद्रित थी। 2022 में एक सीक्वल के विकास में होने की बात सामने आई थी, जिसमें स्मिथ नेविल के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराने और माइकल बी जॉर्डन के साथ फिल्म का सह निर्माण करने के लिए तैयार थे, जिनकी एक अभिनीत भूमिका भी होगी। कथानक: कैंसर को ठीक करने के लिए खसरे के वायरस को आनुवंशिक रूप से पुनः इंजीनियर करने का प्रयास घातक हो जाता है, जो दुनिया की 99% आबादी को संक्रमित करता है। और जिन लोगों को यह नहीं मारता है, उन्हें डार्कसीकर्स नामक पिशाच, अल्बिनो, नरभक्षी म्यूटेंट में बदल देता है, जो सूरज की रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और इसका शिकार करते हैं। कुछ जो अप्रभावित रह गए हैं। प्रकोप के 3 साल बाद 2012 में 8 अमेरिकी सेना के वायरोलॉजिस्ट एलटीसी रॉबर्ट नेविल निर्जन मैनहट्टन में एक अलग जीवन जी रहे हैं। इस बात को लेकर अनिश्चित है कि कोई अन्य असंक्रमित इंसान बचा है या नहीं। नेविल की दैनिक दिनचर्या में वायरस का इलाज खोजने के लिए संक्रमित चूहों पर प्रयोग करना, भोजन और आपूर्ति की खोज करना और हर दिन जीवित बचे लोगों की प्रतीक्षा करना शामिल है, जो उसके लगातार रिकॉर्ड किए गए रेडियो प्रसारण का जवाब दे सकते हैं, जो उन्हें दक्षिण में दोपहर में उससे मिलने का निर्देश देता है। ट्वीट बंदरगाह फ्लैशबैक से पता चलता है कि उनकी पत्नी जो और बेटी
मार्ले की मैनहट्टन की अराजक निकासी के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब सेना द्वीप पर एकांतवास लागू कर रही थी। नेविल स्वयं अन्य सैन्यकर्मियों के साथ पीछे रहे। नेविल का एकमात्र साथी उसका जर्मन शेफर्ड सामन था, सैम, है, और अपने अकेलेपन से निपटने के लिए वह नियमित रूप से कुछ पुतलों और वीडियो स्टोर से फिल्म रिकॉर्डिंग के पात्रों से बातचीत करता है। रात में वह डार्क सीकर्स से छिपने के लिए अपने भारी किलेबंद वाशिंगटन स्क्वायर पार्क घर का अंदर सैम के साथ खुद को बंद कर लेता है। एक दिन जब नेविल एक हिरन का शिकार करता है, सैम उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी इमारत में चला जाता है। नेविल सावधानी से उसके पीछे जाता है और सैम के साथ हिरन की लाश का पता लगाता है, लेकिन पता चलता है कि इमारत डार्कसीकर से संक्रमित है। दोनों सुरक्षित बच निकलते हैं और हमलावर डार्कसीकर सूरज की रोशनी से मारे जाते हैं। नेविल को अपने खून से प्राप्त एक आशाजनक उपचार मिलता है, इसलिए वह एक जाल बिछाता है और एक मादा डार्कसीकर को पकड़ लेता है। एक नर डार्कसीकर उनका पीछा करने का प्रयास करता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण रुक जाता है और छाया में लौट आता है। अपने घर के तहखाने में अपनी प्रयोगशाला में नेविल बिना किसी सफलता के मादा का इलाज करता है। अगले दिन नेविल ने ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के बाहर स्थित एक पुतले फ्रेड को देखा, जो आमतौर पर स्थानीय वीडियो स्टोर पर होता है, और भ्रम में उसे गोली मार देता है। हालांकि नेविल को एहसास होता है कि पास की इमारतों के भीतर से डार्कसीकर्स उस पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही वह फ्रेड के शरीर के पास पहुंचता है, वह उसी जाल में फंस जाता है जिसका इस्तेमाल उसने मादा को पकड़ने के लिए किया था। डार्कसीकर्स द्वारा स्थापित और उसके सिर पर वार करने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तब तक सूरज डूब रहा होता है और उस पर संक्रमित कुत्तों ने हमला कर दिया होता है। नेविल और सैम ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान सैम को काट लिया गया। नेविल उसे अपने सीरम का एक इंजेक्शन लगाता है, लेकिन जब उसमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, तो जैसे ही वह मुड़ने लगती है, नेविल को उसका गला घोंटकर मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दिल टूटा हुआ और गुस्से से प्रेरित होकर नेविल बाहर निकलता है और जानबूझकर अगली रात डार्कसीकर्स के एक समूह पर हमला करता है, इससे पहले कि उसे प्रतिरक्षा मनुष्यों की एक जोड़ी, अन्ना और एथन नाम का एक युवा लड़के द्वारा बचाया जाता है, जो उसके प्रसारण को सुनने के बाद मैरीलैंड से आए थे। वे घायल नेविल को उसके घर वापस ले जाते हैं, जहां अन्ना बताते हैं कि वे साओ पाउलो से रेड क्रॉस निकासी जहाज पर सवार होकर प्रकोप से बच गए और बेथेल, वर्मोंट में बचे लोगों के शिविर में जा रहे हैं। नेविल का तर्क है कि ऐसा कोई जीवित बचे लोगों का शिविर मौजूद नहीं है। चूंकि वह मादा डार्कसीकर को ठीक करने के लिए काम करना जारी रखता है, नेविल का मानना है कि बर्फ से उसके शरीर के तापमान को कम करके वह उपचार की शक्ति को बढ़ा सकता है। अगली रात डार्कसीकर्स का एक समूह, जिसने एक रात पहले अन्ना और नेविल को ट्रैक किया था, ने घर पर आक्रमण किया। नेविल, अन्ना और एथन महिला परीक्षण विषय के साथ खुद को सील करते हुए बेसमेंट प्रयोगशाला में चले जाते हैं। नाटकीय अंत। जैसे ही डार्कसीकर्स ने लैब पर हमला किया, यह पता चला कि अंतिम उपचार सफल रहा। नेविल ने स्थिति का आकलन किया क्योंकि डार्कसीकर अल्फा पुरुष अंदर घुसने के लिए खुद को कांच के दरवाजे से टकराता है। नेविल ने जिस महिला को ठीक किया था, उससे खून की एक शीशी लेता है और अन्ना को देता है, एथन और उसे प्रयोगशाला के पिछले हिस्से में एक कोयले की ढलान के अंदर बंद करने से पहले। इसके बाद नेविल खुद को और हमलावर डार्कसीकर्स दोनों को ग्रेनेड से मार देता है, जिससे इलाज बच जाता है। अगले दिन अन्ना और एथन बेथेल में बचे हुए लोगों के शिविर में पहुंचते हैं,
जहां अन्ना द्वारा उन्हें इलाज सौंपने से पहले सैन्य अधिकारियों और अन्य बचे लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। एना बताती है कि कैसे मानवता को बचाने के लिए नेविल के प्रयास और बलिदान अंततः किंवदंती बन गए। वैकल्पिक अंत। जैसे ही डार्कसीकर्स प्रयोगशाला पर हमला करते हैं, अल्फा नर डार्कसीकर प्रयोगशाला के कांच को तोड़ने का प्रयास करते हुए एक तितली का आकार बनाता है। नेविल को एहसास हुआ कि यह मादा डार्कसीकर की गर्दन पर तितली के आकार के टैटू का संदर्भ दे रहा है और अल्फा नर और उसके अनुयायी बस अपने साथी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नेविल अपनी बंदूक नीचे रखता है और मादा को लौटा देता है। नेविल और अल्फा नर एक दूसरे को घूरकर देखते हैं और नेविल अपने साथी की वापसी पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हुए देखकर माफी मांगता है। अल्फा नर शेष झुंड के साथ चला जाता है। एक बार जब वे चले गए तो हैरान नेविल अपने परीक्षण विषयों की कई तस्वीरों को देखता है और महसूस करता है कि वह संक्रमित लोगों की नज़र में एक राक्षस बन गया है और वर्षों से किए गए प्रयोगों के लिए पश्चाताप दिखा रहा है। अगली सुबह नेविल ने अपना शोध छोड़ दिया और बचे हुए लोगों की कॉलोनी खोजने की उम्मीद में एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अन्ना और एथन के साथ वर्मोंट की ओर चला गया। वे जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज को पार करते हैं, जबकि अन्ना एक आशावादी एकालाप प्रस्तुत करते हैं, जिसका अंत इस कथन के साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। जबकि शुरुआत में 2008 में आई एम लीजेंड के 2 डिस्क विशेष संस्करण डीवीडी पर एक पुस्तक सटीक वैकल्पिक अंत के रूप में जारी किया गया था, प्रारंभिक परीक्षण स्क्रीनिंग दर्शकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण वैकल्पिक अंत को नाटकीय कट से हटा दिया गया था। 9 अक्टूबर 2011, 12, 13, 14 फरवरी 2023 में यह पुष्टि की गई कि आई एम लीजेंड की अगली कड़ी में वैकल्पिक अंत को विहित माना जाएगा, जिसमें विल स्मिथ अपने को दोहराएंगे डॉ. रॉबर्ट नेविल की भूमिका, जब वह डार्कसीकर्स पर अपने प्रयोग फिर से शुरू करते हैं। 15 कास्ट करें। डॉक्टर रॉबर्ट नेविल के रूप में विल स्मिथ, एक वायरोलॉजिस्ट और न्यूयॉर्क शहर में एकमात्र शेष मानव निवासी वायरस का इलाज खोज रहे हैं। एलिस ब्रागा, अन्ना के रूप में महामारी से बची एक धार्मिक महिला। एथन के रूप में चार्ली ताहान, प्रकोप से बचे एक युवा। एबी और कोना सामंथा, सैम के रूप में रॉबर्ट के जर्मन शेफर्ड और साथी। सैम अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले मार्ले की ओर से एक उपहार था। डार्कसीकर्स के नेता अल्फा मेल के रूप में देश में होप। एम्मा थॉम्पसन क्रिप्पिन वायरस के निर्माता डॉक्टर एलिस क्रिपिन के रूप में। जो नेविल के रूप में सल्ली रिचर्डसन, रॉबर्ट नेविल की पत्नी जिनकी प्रकोप के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। मार्ले नेविल के रूप में विलो स्मिथ, रॉबर्ट और जो की 6 साल की बेटी, जिसकी प्रकोप के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। अल्फा फीमेल के रूप में जोआना नुमाटा, अल्फा मेल की साथी है जिसे रॉबर्ट नेविल ने पकड़ लिया है और उस पर प्रयोग किया है। डेरेल फोस्टर माइक के रूप में एक सैनिक जो प्रकोप के शुरुआती चरणों के दौरान नेविल के साथ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज के रूप में पैट फ्रैली। माइक पैटन डार्कसीकर्स की आवाज के रूप में क्रिप्पिन वायरस से संक्रमित हिंसक अल्बिनो जीव जो सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशील है। उत्पादन विकास 31 अक्टूबर 2006 को वाशिंगटन स्क्वायर फिल्म की शाम की शूटिंग से पहले क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। पृष्ठभूमि में वह घर है जहां विल स्मिथ का चरित्र रहता है। 1990 के दशक के अंत में साइंस फिक्शन हॉरर शैली फिर से उभरी। 1995 में वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म प्रोजेक्ट विकसित करना शुरू किया,
जिसके पास 1970 से रिचर्ड मैथेसन के 1954 के उपन्यास आई एम लीजेंड के अधिकार थे 17 और पहले से ही 1971 का रूपांतरण द ओमेगा मैन बना चुके थे। स्टूडियो द्वारा द सेल की विशिष्ट स्क्रिप्ट से प्रभावित होने के बाद मार्क प्रोटोसेविच को स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था। प्रोटोसेविच का पहला ड्राफ्ट 2000 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसमें तैयार फिल्म के साथ कई समानताएं थीं। हालांकि डार्क सीकर्स, जिन्हें हेमोसाइट्स कहा जाता था, द ओमेगा मैन के प्राणियों के मामले में सभ्य थे और अन्ना एक अकेले मॉर्फिन के आदी थे, क्योंकि साथ ही यह तथ्य कि क्रिस्टोफर नाम का एक हेमोसाइट चरित्र नेविल के साथ जुड़ गया। वार्नर ब्रदर्स ने नील एच मोरित्ज को निर्माता के रूप में नियुक्त करते हुए तुरंत फिल्म को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। 16 अभिनेता टॉम क्रूज, माइकल डगलस 18 और मेल गिब्सन 16 को फिल्म में अभिनय करने के लिए विचार किया गया था। 18 प्रोटोसेविच की एक स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए और निर्देशक के रूप में रिडले स्कॉट के साथ। हालांकि जून 1997 तक स्टूडियो की प्राथमिकता अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को थी। जुलाई में स्कॉट और श्वार्ज़नेगर ने बातचीत को अंतिम रूप दिया। 19-20 और आगामी सितंबर में उत्पादन शुरू होने वाला था। 18 लॉस एंजल्स की फिल्म की सेटिंग के लिए ह्यूस्टन को स्टैंड इन के रूप में इस्तेमाल किया गया। 21 स्कॉट ने प्रोटोसेविच की जगह अपनी पसंद के पटकथा लेखक जॉन लोगन को ले लिया, जिसके साथ उन्होंने कई अलग-अलग ड्राफ्ट पर महीनों तक गहन काम किया। आई एम लीजेंड का स्कॉट लोगन संस्करण विज्ञान फाई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का मिश्रण था, जिसमें पहले घंटे में कोई संवाद नहीं था और एक उदास अंत था। 16 लोगान के संस्करण के जीव अपने पशुवत, बर्बर स्वभाव में तैयार फिल्म के डार्क सीकर्स के समान थे। स्टूडियो अपनी व्यावसायिक अपील और व्यापारिक क्षमता की कमी के डर से स्कॉट को दी गई स्वतंत्रता के बारे में चिंतित होने लगा। फिर बॉक्स ऑफिस निराशाओं की नकारात्मक लकीर पर और प्रोडक्शन टीम से पटकथा में एक्शन की कमी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। लेखक नील जिमेनेज के गूढ़ मसौदे के बाद वार्नर ब्रदर्स ने अनिच्छा से स्कॉट के साथ फिर से काम करते हुए प्रोटोसेविच को परियोजना के लिए फिर से नियुक्त किया। 16 दिसंबर 1997 में, जब एक बड़े बजट की फिल्म के वित्तपोषण में स्टूडियो की मीडिया और शेयरधारक जांच के कारण अनुमानित बजट बढ़कर $108 मिलियन हो गया, तो परियोजना पर सवाल उठाया गया। 22 स्कॉट ने फिल्म के बजट को $20 मिलियन तक कम करने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखा, लेकिन मार्च 1998 में स्टूडियो ने बजट संबंधी चिंताओं और संभवतः स्कॉट की पिछली 3 फिल्मों 1492, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, वाइट की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण परियोजना को रद्द कर दिया। स्क्वॉल और जी.आई. जेन 23-24-16 श्वार्ज़ ने रकी हालिया फिल्में इरेजर और वार्नर ब्रदर्स की अपनी बैटमैन और रॉबिन ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और बड़े बजट की विज्ञान फाई फिल्मों स्फियर और द पोस्टमैन के साथ स्टूडियो के नवीनतम अनुभव भी नकारात्मक थे। 16 अगस्त 1998 में निर्देशक रॉब बोमन इस परियोजना से जुड़े थे। 25 प्रोटोसेविच को तीसरा नया ड्राफ्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जो उनके पिछले संस्करणों की तुलना में कहीं अधिक एक्शन उन्मुख था, लेकिन निर्देशक, जो कथित तौर पर निकोलस केज की भूमिका चाहते थे, लीड रीगन ऑफ फायर को निर्देशित करने के लिए आगे बढ़े और परियोजना जमीन पर नहीं उतरी। 16-26 मार्च 2002 में श्वार्ज़नेगर आई एम लीजेंड के निर्माता बन गए और फिल्म के निर्देशन के लिए माइकल बे और अभिनय के लिए विल स्मिथ के साथ बातचीत शुरू की। 27 बे और स्मिथ एक पुनर्मसौदे पर आधारित परियोजना की ओर आकर्षित हुए, जिससे इसका बजट कम हो जाएगा। 28 वार्नर ब्रदर्स के अध्यक्ष एलन एफ. हॉर्न की स्क्रिप्ट को नापसंद करने के कारण परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। 29-2004 में
अकीवा गोल्ड्समैन को प्रोडक्शन प्रमुख जेफ रॉबिनोव ने फिल्म का निर्माण करने के लिए कहा था। 30 सितंबर 2005 में निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने इस परियोजना का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसका निर्माण 2006 में शुरू होने वाला था। मूल रूप से स्मिथ ने गिलर्मो डेल टोरो से निर्देशन के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने हेलबॉय 2 द गोल्डन आर्मी का निर्देशन करने से इनकार कर दिया। 31 लॉरेंस, जिनकी फिल्म का ऑन्स्टेंटाइन का निर्माण गोल्ड्समैन ने किया था, खाली शहरी वातावरण से आकर्षित थे। उन्होंने कहा, किसी बात ने मुझे हमेशा उत्साहित किया है। इतने बड़े नुकसान का अनुभव करना, इतने लंबे समय तक लोगों या किसी भी तरह के सामाजिक संपर्क के बिना रहना। 30 गोल्ड्समैन ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि उन्होंने दूसरी आई एम लीजेंड फिल्म रूपांतरण द ओमेगा मैन की प्रशंसा की। 32 परियोजना को उपन्यास से प्रेरित अन्य ज़ोंबी फिल्मों से दूर करने के लिए एक पुनर्लेखन किया गया था। 27 साथ ही हाल ही में रिलीज 28 डेज लेटर से, हालांकि गोल्ड्समैन ब्रिटिश हॉरर में एक निर्जन लंदन के दृश्यों से प्रेरित था। एक निर्जन न्यूयॉर्क शहर के दृश्य बनाने के लिए फिल्म 1932 मई 2006 तक फिल्म की 40 पेज की दृश्य दर दृश्य रूपरेखा विकसित की गई थी। जब स्मिथ की फिल्म हैनकॉक, जो 2007 के लिए निर्धारित थी, में देरी हुई, तो अभिनेता की फिल्मों को बदलने का प्रस्ताव रखा गया। इसका मतलब था कि फिल्मांकन 16 सप्ताह में शुरू करना होगा। गोल्ड्समैन की स्क्रिप्ट और रूपरेखा का उपयोग करके उत्पादन को हरी झंडी दे दी गई। 30 प्रोटोसेविच की लिपि के तत्वों को पेश किया गया, जबकि चालक दल ने संक्रामक रोगों और एकांत कारावास पर विशेषज्ञों से परामर्श किया। 32 स्मिथ के कामचलाऊ कौशल और लॉरेंस की विभिन्न दृश्यों को चुप रखने की प्राथमिकता के कारण फिल्मांकन के दौरान पुनर्लेखन जारी रहा। 30 निर्देशक ने अपने नवजात बेटे को परेशान न करने के लिए जेन कैंपियन की फिल्म द पियानो को धीमी आवाज में देखा था और उन्हें एहसास हुआ कि मौन बहुत प्रभावी सिनेमा हो सकता है। 33 कास्टिंग। विल स्मिथ ने अप्रैल 2006 में रॉबर्ट नेविल की भूमिका निभाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 34 उन्होंने कहा कि उन्होंने आई एम लीजेंड में काम किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह ग्लैडिएटर या फॉरेस्ट गंप जैसा हो सकता है। ये अद्भुत, दर्शकों को प्रसन्न करने वाले तत्वों वाली फिल्में हैं, लेकिन कलात्मक मूल्य से भी समझौता नहीं किया गया। यह हमेशा ऐसा महसूस होता था कि इसमें मेरे लिए वे संभावनाएं थीं। 32 अभिनेता ने अली 2001 में मोहम्मद अली की भूमिका निभाने के बाद से नेविल को अपनी सबसे कठिन अभिनय फिल्मांकन 23 सितंबर 2006 को शुरू हुआ। 42 विलियम्सबर्ग में मार्सी एवेन्यू आर्मरी का उपयोग नेविल के घर के इंटीरियर के लिए किया गया था। 35 जबकि ग्रीनविच विलेज का उपयोग बाहरी हिस्से के लिए किया गया था। 27 अन्य स्थानों में निचले मैनहट्टन का ट्रिबेका खंड, विमानवाहक पोर्ट इंट्रेपिड, ब्रोक्स में किंग्सब्रिज आर्मरी और सेंट पैट्रिक कैथेड्रल शामिल है। 17 घास फूस को फ्लोरिडा से आयात किया गया था और जगह जगह फैलाया गया था ताकि शहर को ऐसा लगे कि यह उनसे बहुत अधिक उगाया है। 30 प्रमुख सड़कों को बंद कर ना न्यूयॉर्क वासियों के बीच विवादास्पद था। विल स्मिथ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जल्द ही न्यूयॉर्क में ऐसा दोबारा कर पाएगा। लोग खुश नहीं थे। यह मेरे करियर में अब तक की सबसे मध्यमा उंगलियां हैं। 27 ब्रुकलिन ब्रिज पर जनवरी में लगातार 6 रातों तक एक ब्रिज दृश्य को फ्लैशबैक दृश्य के रूप में फिल्माया गया था जिसमें न्यूयॉर्क के नागरिक शहर खाली कर देते थे। इस दृश्य की शूटिंग में फिल्म के कथित $150 मिलियन बजट में से $5 मिलियन खर्च हुए, जो संभवतः शहर में अब तक की सबसे महंगी शूटिंग थी। इस दृश्य को, जिसे 14 सरकारी एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करना था,
250 चालक दल के सदस्य और 160 नेशनल गार्ड सदस्यों सहित 1000 अतिरिक्त लोग शामिल थे। 6 जुलाई 1943 इसके अलावा कई हमवीज, 3 स्ट्राइकर, एक 110 फुट 3.4 मीटर कटर, एक 41 फुट 12 मीटर उपयोगिता नाव और 2 25 फुट 7.6 मीटर प्रतिक्रिया नाव भी मौजूद थे। छोटे जहाज, साथ ही टैक्सी, पुलिस कार, अग्निशमन ट्रक और एम्बुलेंस सहित अन्य वाहन। 6 फिल्मांकन 31 मार्च 2007 को समाप्त हुआ। 42 ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज के मुख्य विस्तार को चित्रित करने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी (CGI) का उपयोग किया गया था, क्योंकि पास से गुजर रहे सैन्य जेट विमानों की मिसाइलों ने उन्हें मैनहट्टन द्वीप को अलग कर दिया था। फिल्म का अंत न्यू जर्सी के लैम्बर्टविले में शूट किया गया था। 44 नवंबर 2007 के आसपास दोबारा शूटिंग की गई। लॉरेंस ने कहा, लगभग 1 महीने पहले तक हम पूरी तरह से प्रस्तुत किए गए शॉट्स नहीं देख पा रहे थे। फिल्म पूरी तरह से अलग जीवन पर आधारित होने लगती है। ऐसा बाद में नहीं होता कि आप किसी फिल्म को समग्र रूप से आंक सकें और जाओ, हुआ, शायद हमें इस छोटे से टुकड़े को बीच में से शूट करना चाहिए या इसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। ऐसा हुआ कि हमारी दोबारा शूटिंग फिल्म के अंत के इर्द गिर्द घूमती रही। 45 प्रभाव। फिल्मांकन के 1 सप्ताह बाद लॉरेंस को लगा कि संक्रमित स्क्रिप्ट में डार्कसीकर्स या हेमोसाइट्स के रूप में संदर्भित, जिन्हें प्रोस्थेटिक्स पहनने वाले अभिनेताओं द्वारा चित्रित किया जा रहा था, वे आश्वस्त नहीं थे। CGI का उपयोग करने के उनके निर्णय के परिणामस्वरूप बजट में वृद्धि हुई और पोस्ट प्रोडक्शन का समय बढ़ा, हालांकि अंतिम परिणाम हमेशा अच्छे नहीं मिले। 46-47 संक्रमित लोगों के पीछे अवधारणा यह थी कि उनकी अधिवृक्क ग्रंथियां हर समय खुली रहती थीं, और लॉरेंस ने समझाया उन्हें अपने प्रदर्शन में एक परित्याग की आवश्यकता थी कि आप आधी रात में लोगों से बाहर नहीं निकल सकते जब वे नंगे पैर हों, और उनका चयापचय वास्तव में बढ़ा हुआ है, इसलिए वे लगातार हाइपरवेंटिलेटिंग कर रहे हैं। जो आप कर सकते हैं, वास्तव में अभिनेताओं को लंबे समय तक काम करने को नहीं मिलता, अन्यथा वे खत्म हो जाते हैं। फ्रांसिस लॉरेंस 30 मोशन कैप्चर प्रदान करने के लिए अभिनेता सेट पर मौजूद रहे। 35-48 फिल्म के निर्माता और ध्वनि विशेषज्ञ चाहते थे कि फिल्म में जीव जंतु कुछ हद तक मानवीय लगे, लेकिन मानक नहीं, इसलिए फेथ नो मोर के प्रमुख गायक माइक पैटन को चीखें और चीखें प्रदान करने के लिए लगाया गया था। संक्रमित 49 इसके अलावा CGI का उपयोग फिल्म में शेरों और हिरणों के लिए और न्यूयॉर्क के दृश्यों में पैदल चलने वालों को मिटाने के लिए किया गया था। खिड़कियों में दिखाई दे रहे कर्मचारी, दर्शक और दूर चलती कारों को हटा दिया गया। खाली न्यूयॉर्क के अपने दृष्टिकोण में लॉरेंस ने जॉन फोर्ड को अपने प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। हम ऐसी सर्वनाशकारी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे जहां का परिदृश्य सर्वनाशकारी लगे। फिल्म का अधिकांश भाग एक खूबसूरत दिन पर होता है। अंधेरे और डरावनेपन के विपरीत खाली शहर में कुछ जादुई है, जो कलाकारों और कलाकारों के लिए आदर्श था। क्रू चाहता था। फ्रांसिस लॉरेंस 2007 32 संगीत मैं महान हूँ। फिल्म स्कोर द्वारा जेम्स न्यूटन हावर्ड। जारी किया 15 जनवरी 2008। लंबाई 44:00। लेबल वारे से सरबंदे। निर्माता जेम्स न्यूटन हावर्ड। जेम्स न्यूटन हावर्ड कालक्रम। जल घोड़ा मैं महान हूँ। आई एम लीजेंड का साउंड ट्रैक 15 जनवरी 2008 को रिकॉर्ड लेबल वर्से सरबांडे के तहत जारी किया गया था। संगीत जेम्स न्यूटन हावर्ड द्वारा रचा गया था। फिल्म में बॉब मार्ले के गाने रिडेम्पशन सॉन्ग, 3 लिटिल बर्ड्स, बफेलो सोल्जर और स्टिर इट अप भी शामिल है।
फिल्म में मार्ले की भी चर्चा की गई है और नेविल की बेटी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 50-51 रिलीज नाट्यशास्त्रीय आई एम लीजेंड मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 21 नवंबर 2007 को रिलीज होने वाली थी 52, लेकिन इसे 14 दिसंबर तक विलंबित कर दिया गया। 53 फिल्म 26 दिसंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में प्रदर्शित हुई। 54 और आयरलैंड मूल रूप से 4 जनवरी 2008 के लिए निर्धारित किया गया था। 35 दिसंबर 2007 में चीन ने देश में सभी अमेरिकी फिल्मों की रिलीज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। 55 जिसके कारण आई एम लीजेंड की रिलीज में देरी हुई। विल स्मिथ ने रिलीज की तारीख तय करने के बारे में चाइना फिल्म ग्रुप के अध्यक्ष से बात की। बाद में उन्होंने बताया, हमने इस पर काम करने के लिए बहुत बहुत कठिन संघर्ष किया, लेकिन केवल एक निश्चित संख्या में विदेशी फिल्मों को ही अनुमति दी गई है। 36 प्रीमियर टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन में आयोजित किए गए। लीसेस्टर स्क्वायर में लंदन प्रीमियर में ब्रिटिश हास्य अभिनेता और अभिनेता नेक डुप्री को रेड कारपेट पर धक्का देकर आई एम नेगेन चिल्लाते हुए इधर उधर भागने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 56 यह स्टंट उनके कॉमेडी गेम शो बॉल्स ऑफ स्टील के नेक्स्ट अर्बन स्पोर्ट्स खंड का हिस्सा था। मार्केटिंग फिल्म का टीजर ट्रेलर हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ था और डीसी कॉमिक्स और वर्टिगो कॉमिक्स की एक टाई इन कॉमिक बनाई गई, आई एम लीजेंड अवेकनिंग। 57 इस परियोजना में बिल सिएनकिविज, पटकथा लेखक मार्क प्रोटोसेविच और लेखक ऑर्सन स्कॉट कार्ड का सहयोग मिला। मूल पुस्तक के लेखक रिचर्ड क्रिश्चियन मैथेसन के बेटे ने भी इस परियोजना में सहयोग किया। यह परियोजना कॉमिक से ऑनलाइन प्रारूप में आगे बढ़ी जिसमें एनिमेटेड फीचर ब्रोकन सेंट्स की टीम द्वारा निर्मित आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाए गए। 58 अक्टूबर 2007 में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने इलेक्ट्रिक शीप कंपनी के साथ मिलकर आभासी दुनिया सेकंड लाइफ में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम आई एम लीजेंड सर्वाइवल लॉन्च किया। यह गेम फिल्म रिलीज के समर्थन में आभासी दुनिया में लॉन्च किया गया सबसे बड़ा गेम था, जिससे लोगों को न्यूयॉर्क शहर के 60 एकड़ 2,40,000 मीटर 2 क्षेत्र में संक्रमित या असंक्रमित के रूप में एक दूसरे के खिलाफ खेलने की अनुमति मिली। 59 स्टूडियो ने एक ऐसी वेबसाइट विकसित करने के लिए विज्ञापन एजेंसी क्रू क्रिएटिव को भी काम पर रखा, जो विशेष रूप से आईफोन पर देखी जा सके। 7 होम मीडिया फिल्म को डीवीडी पर 18 मार्च 2008 को 2 संस्करणों में रिलीज किया गया था। एक डिस्क रिलीज जिसमें 4 एनिमेटेड कॉमिक्स डेथ एज अ गिफ्ट, आइसोलेशन, सैक्रिफाइसिंग द फ्यू फॉर द मेनी वाली मूवी शामिल थी, और शेल्टर और अन्य डीवीडी रोम विशेषताएं, और एक 2 डिस्क विशेष संस्करण जिसमें ये सभी अतिरिक्त शामिल है। फिल्म का एक वैकल्पिक नाटकीय संस्करण जिसका अंत उपन्यास के करीब है, 9 और एक फिल्म की डिजिटल कॉपी। 61 हाई डेफिनेशन अंत में फिल्म को डीवीडी रिलीज के साथ ब्लू रे डिस्क प्रारूप और एचडी डीवीडी प्रारूप पर रिलीज किया गया है। एचडी डीवीडी संस्करण बाद में 8 अप्रैल 2008 को जारी किया गया था। 62 दोनों एचडी रिलीज में 2 डिस्क डीवीडी संस्करण में उपलब्ध सभी सुविधाएं शामिल है। 62 9 दिसंबर 2008 को एक 3 डिस्क अल्टीमेट कलेक्टर संस्करण भी जारी किया गया था। 63 फिल्म ने 7.04 मिलियन डीवीडी बेची और $126.2 मिलियन का राजस्व कमाया, जिससे यह 2008 की छठी सबसे अधिक बिकने वाली डीवीडी बन गई। 64 हालांकि वार्नर ब्रदर्स कथित तौर पर डीवीडी बाजार में फिल्म के प्रदर्शन से थोड़ा निराश थे। 65 स्वागत बॉक्स ऑफिस
आई एम लीजेंड ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 77.2 मिलियन डॉलर की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर एल्विन एंड द चिपमंक्स से ऊपर पहले स्थान पर रही। 1966 दिसंबर के शुरुआती सप्ताहांत में इसने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग को पीछे छोड़ दिया। 67 बाद 2012 में द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी। 68 फिल्म ने घरेलू स्तर पर 256 मिलियन डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 329 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे कुल कमाई 585.4 मिलियन डॉलर हो गई। 3 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 217 समीक्षाओं के आधार पर 34/10 की औसत रेटिंग के साथ 68% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, आई एम लीजेंड संदिग्ध विशेष प्रभावों पर काबू पाता है और विल स्मिथ के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के बल पर काफी हद तक सफल होता है। 69 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 37 आलोचकों के आधार पर 100 में से 65 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 70 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 71 एओ स्कॉट ने लिखा कि विल स्मिथ ने सुंदर और सहज प्रदर्शन दिया और थर्ड एक्ट पतन को भी नोट किया। उन्होंने महसूस किया कि फिल्म मानव सभ्यता के पतन और दृढ़ता के बारे में कुछ गहरे सवालों पर विचार करती है। 72 स्लेट के डाना स्टीवंस ने लिखा कि फिल्म घंटे के निशान के आसपास अपना रास्ता खो देती है, यह देखते हुए कि संक्रमित उतने डरावने नहीं है। 40 एनपीआर समीक्षक बॉब मोंडेलो ने वैश्विक आतंकवाद से संबंधित फिल्म के उपपाठ पर ध्यान दिया और यह पहलू फिल्म को विषय के अन्य अधिक प्रत्यक्ष सिनेमाई अन्वेषणों के साथ पूरी तरह से फिट बनाता है। 73 रिचर्ड रोपर ने टेलीविजन कार्यक्रम 8 द मूवीज विद एबर्ट एंड रोपर में फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की। उन्होंने विल स्मिथ की प्रमुख रूप में होने की सराहना की, साथ ही कहा कि इसमें कुछ अद्भुत दृश्य है और बहुत अच्छा था। एक एक्शन फिल्म के लिए भारी पटक था। 74 शिकागो सन टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, इसके सेटअप को देखते हुए आई एम लीजेंड हमें डॉ नेविल और जीवित रहने के उनके अभियान के साथ शामिल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया है। 75 मैथेसन के उपन्यास से अलग होने के लिए फिल्म की आलोचना की गई है, खासकर एक विशेष ईसाई विषय के चित्रण में। 76 अधिकांश नकारात्मक आलोचना फिल्म के तीसरे भाग को लेकर थी। 46 47 77 कुछ आलोचकों ने डीवीडी रिलीज में वैकल्पिक अंत का समर्थन किया। 9 अन्य प्रतिक्रिया। पॉपुलर मैकेनिक्स ने 14 दिसंबर 2007 को एक लेख प्रकाशित किया, 78 फिल्म द्वारा उठाए गए कुछ वैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करते हुए। शहरी संरचनाओं, बुनियादी ढांचे और जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अस्तित्व में गिरावट की दर। रेट्रोवायरस के नियंत्रण से बाहर फैलने की संभाव्यता, जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म में दर्शाया गया खसरा वायरस रेट्रोवायरस नहीं है, बल्कि वास्तव में पैरामाइक्सोवायरस परिवार का एक हिस्सा है। ब्रुकलिन ब्रिज के विनाश की यांत्रिकी। पत्रिका ने द वर्ल्ड विदाउट अस के लेखक एलन वीजमैन, वायरोलॉजिस्ट डब्ल्यू. इयान लिप्किन, एमडी और मिशेल ब्रुनेव, पीएचडी से प्रतिक्रिया मांगी और फिल्म के चित्रण के साथ उनकी भविष्यवाणियों की तुलना की। लेख में वायरस के उत्परिवर्तन और चिकित्सा परिणामों के बारे में सबसे अधिक सवाल उठाए गए और बताया गया कि ब्रुकलिन ब्रिज जैसा सस्पेंशन ब्रिज केवल अपने मध्य अवधि को खोने के बजाय पूरी तरह से ढह जाएगा। नेविल की गैसोलीन संचालित जनरेटर का उपयोग करके बिजली उत्पादन की विधि सबसे विश्वसनीय लगती है। कहानी का यह हिस्सा संभव है, अगर पूरी तरह से संभव नहीं है। लोकप्रिय मैकेनिक्स संपादक रॉय ब.
एरेंड सोहन कहते हैं, मार्क्सवादी दार्शनिक स्लावो जिजेक ने उनके विचार में उपन्यास का सबसे प्रतिगामी रूपांतरण होने के कारण फिल्म की राजनीतिक रूप से आलोचना की। उन्होंने कहा कि जबकि मूल उपन्यास में एक प्रगतिशील बहुसांस्कृतिक संदेश था जहां नेविल नए प्राणियों के लिए एक किंवदंती बन गया और बाद में उनके द्वारा मार डाला गया, जैसे पिशाच मनुष्यों के लिए किंवदंतियां थे। 2007 की फिल्म डार्कसीकर्स के लिए एक इलाज ढूंढती है और यह दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से एक उत्तरजीवी द्वारा वितरित किया जाता है। जिजेक के लिए यह मूल संदेश को याद करता है और खुले तौर पर धार्मिक कट्टरवाद का विकल्प चुनता है। 79 प्रशंसा। IM लीजेंड ने विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी पुरस्कारों के लिए 4 नामांकन अर्जित किए। 80 और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में स्टंट कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी नामांकित किया गया। 81 इमेज अवार्ड्स में उत्कृष्ट फिल्म और अभिनेता, 82 और सैटेलाइट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। जून 2008 में विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सैटर्न पुरस्कार जीता। 83 विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड्स भी जीता। 84 अगली कड़ी। निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने 2008 में कहा था कि एक प्रीक्वल होगा और विल स्मिथ अपनी भूमिका को दोहराएंगे। फिल्म की कहानी से पता चलेगा कि संक्रमित के न्यूयॉर्क पर कब्जा करने से पहले नेविल के साथ क्या हुआ था। स्क्रिप्ट लिखने के लिए DB वीस को काम पर रखा गया था, जबकि लॉरेंस एक काफी दिलचस्प कहानी पर निर्भर होकर निर्देशक के रूप में वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। स्मिथ ने बाद में उस आधार पर चर्चा की जिसमें उनका चरित्र और एक टीम न्यूयॉर्क शहर से वाशिंगटन DC जा रही थी, क्योंकि उन्होंने वायरस से संक्रमित लोगों के खिलाफ अपना आखिरी रुख अपनाया था। 85 फिल्म फिर से अकेले होने के आधार का पता लगाएगी। लॉरेंस ने कहा, कठिन बात यह है कि हम इसे दोबारा और अलग तरीके से कैसे करें। 1986 मई 2011 में लॉरेंस ने कहा कि प्रीक्वल अब विकास में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होने वाला है। 87 2012 में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि स्मिथ को अपनी भूमिका दोबारा देने के इरादे से एक और किस्त तैयार करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। 1988 अप्रैल 2014 में स्टूडियो ने ए गार्डन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड नामक एक स्क्रिप्ट हासिल की, जिसे द सर्चर्स के पोस्ट एपोकैलिप्टिक संस्करण के रूप में वर्णित किया गया है। स्टूडियो के अधिकारियों को पटकथा में IM लीजेंड के साथ बहुत सारी समानताएं मिली। उन्होंने लेखक गैरी ग्राहम से इसे फिर से लिखा ताकि यह कहानी के रीबूट के रूप में काम कर सके। नई फिल्म के साथ एक फ्रेंचाइजी बनाने की उम्मीद है। 2014 तक स्मिथ, जो सीक्वल में दिखाई देने की अनिच्छा के लिए जाने जाते हैं, ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी कि वह दिखाई देंगे या नहीं। 89 फ्रांसिस लॉरेंस, जन्म 26 मार्च 1971, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्माता है। खुद को संगीत वीडियो और विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में स्थापित करने के बाद लॉरेंस ने सुपरहीरो थ्रिलर कॉन्स्टेंटाइन 2005 के साथ फीचर लेंथ निर्देशन की शुरुआत की और तब से पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर फिल्म IM लीजेंड 2007 रोमांटिक ड्रामा वाटर फॉर का निर्देशन किया है। हाथी 2011 द हंगर गेम्स फिल्म श्रृंखला की 5 फिल्मों में से 4 और जासूसी थ्रिलर रेड स्पैरो 2018। प्रारंभिक जीवन। लॉरेंस का जन्म ऑस्ट्रिया के वियना में अमेरिकी माता-पिता के यहाँ हुआ था। उनके पिता एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज में पढ़ाते थे, और उनकी मां उनके गृहनगर में स्थित एक जनसंपर्क एजेंसी में प्रौद्योगिकी की उपाध्यक्ष है। 2-3 वह 4 साल की उम्र में लॉस एंजल्स चले गए।
लॉरेंस ने लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी फिल्म स्कूल में फिल्म निर्माण में स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले एलन मोयल द्वारा निर्देशित फीचर पंप अप द वॉल्यूम में दूसरे सहायक कैमरा के रूप में काम किया। कैरियर। उन्होंने 1993 में एंटोन वासिल द्वारा निर्देशित फीचर मार्चिंग आउट ऑफ टाइम में पहले सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इसके बाद लॉरेंस संगीत वीडियो के सह निर्देशन में पूर्व सहपाठी माइकल जेसन रोसेन के साथ शामिल हो गए। लॉरेंस ने सैन जोस बैंड ए वेस्टर्न फ्रंट के लिए अपना पहला संगीत वीडियो निर्देशित किया। रोसेन और लॉरेंस ने एक अन्य पूर्व सहपाठी जेफरी माइकल कटर के साथ कुल $3000 में 2 वीडियो बनाए और उनकी शूटिंग की। लॉरेंस, रोसेन और कटर ने एटिको रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष और टाइडल फोर्स ड्रमर माइकल लेकी के लिए उस बैंड के एकल ए मैन राइड्स थ्रू के लिए एक वीडियो भी बनाया। जल्द ही लॉरेंस अपनी मौलिक और कल्पनाशील संगीत वीडियो स्क्रिप्ट और दृश्य निर्देशन शैली के लिए जाने जाने लगे। वह अंततः एक प्रमुख नई प्रोडक्शन कंपनी में शामिल हो गए और संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में उनके सफल करियर में रिहाना, ग्रीन डे, ब्रिटनी स्पीयर्स, ब्लैक आइड पीस, जे जेड, मेलानी सी, एवरिल लविग्ने, एरोस्मिथ, जेनेट जैक्सन, जेनिफर लोपेज जैसे सितारों के साथ काम करना शामिल है। लेडी गागा, फास्टबॉल, लिसा मैरी प्रेस्ली, डेस्टिनीज चाइल्ड, गार्बेज, ग्वेन स्टेफनी, शकीरा, पिंक, नेली फ्राडो, एन वोग, मोनिका, मिस्सी इलियट, जस्टिन टिम्बरलेक और बैकस्ट्रीट बॉयज। 2002 में उन्होंने शकीरा का ए सुएर्टे संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु संगीत वीडियो का लैटिन ग्रैमी पुरस्कार जीता। 4 उन्होंने कोका कोला, लोरियल, केल्विन क्लेन, पेप्सी कोला, मेबेलिन, किड्स फुटलॉकर, बकार्डी, मैकडॉनल्ड्स, जीएपी, बड लाइट, कवरगर्ल, ओल्ड्स मोबाइल और डिज्नीलैंड जैसे ग्राहकों के लिए कई विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है। 2005 में उनकी पहली फीचर फिल्म कॉन्स्टेंटाइन थी, जो हेलब्लेजर कॉमिक बुक पर आधारित थी, जिसमें कीनू रीव्स ने अभिनय किया था। 2007 में उन्होंने विल स्मिथ के साथ आई एम लीजेंड, रिचर्ड मैथेसन के उपन्यास पर आधारित का निर्देशन किया। 2011 में उन्होंने वाटर फॉर एलिफेंट्स का निर्देशन किया। 2012 में लॉरेंस ने फॉक्स पैरानॉर्मल सीरीज टच के पायलट एपिसोड का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया। 5 वह वर्तमान में डीएनए इंक के साथ अनुबंधित है। 2011 में उन्होंने लेडी गागा के बैड रोमांस संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो शॉर्ट फॉर्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। अप्रैल 2012 में लायंसगेट ने घोषणा की कि लॉरेंस को उपन्यास कैचिंग फायर के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 6-7 किताब और फिल्म जेनिफर लॉरेंस, कोई संबंध नहीं, अभिनीत ब्लॉकबस्टर हिट द हंगर गेम्स की अगली कड़ी थी। द हंगर गेम्स के इस फिल्म रूपांतरण का निर्देशन गैरी रॉस द्वारा किया गया था और दोनों उपन्यास सुजैन कोलिंस द्वारा लिखे गए थे। 3 मई 2012 को लॉरेंस को फिल्म के निर्देशक के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई। 8 वह श्रृंखला के 2 अंतिम भागों द हंगर गेम्स, मॉकिंगजे भाग 1 2014 और भाग 2 2015 का निर्देशन करने के लिए लौट आए। 9 लॉरेंस वर्तमान में चक पलानियुक के उपन्यास सर्वाइवर के फिल्म रूपांतरण पर काम कर रहे हैं। लॉरेंस ने रेड स्पैरो का निर्देशन किया, जो जेसन मैथ्यूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, और इसमें द हंगर गेम स्टार जेनिफर लॉरेंस और जोएल एडगर्टन शामिल है। यह फिल्म 2 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। लॉरेंस ने अप्रैल 2020 में मूल लेखिका सुजैन कोलिंस के हंगर गेम्स प्रीक्वल उपन्यास के रूपांतरण द बैलाड ऑफ सोंगबर्ड्स एंड स्नेक्स का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है और यह 17 नवंबर 2023 को रिलीज होने के लिए तैयार है।
10 नवंबर 2012। मार्च 2021 में उनकी अबाउट ब्लैंक प्रोडक्शन कंपनी ने न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स के साथ एक सौदा किया। 13 उनका पहला प्रोजेक्ट फिलिप के डिक के उपन्यास वल्कन हैमर का रूपांतरण होगा, जिसकी घोषणा नवंबर 2021 में की गई थी। 14 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई थी कि लॉरेंस केविन जे एंडरसन के फीचर रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। स्टीवन एल सीयर्स का स्टैलाग एक्स जॉय विल्किंसन द्वारा लिखा जाएगा। 15 अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई थी कि लॉरेंस एप्पल टीवी प्लस के लिए चीफ ऑफ वॉर के कार्यकारी निर्माताओं में से एक होगा। 16 अगस्त 2022 में द रैप ने बताया कि लॉरेंस ने 2 के गेम्स फ्रैंचाइजी से प्रेरित बायोशॉक के एक रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ हस्ताक्षर किए थे। उसी वर्ष सितंबर में डेडलाइन ने बताया कि निर्देशक कॉन्स्टेंटाइन की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए भी लौटेंगे। रिचर्ड बर्टन मैथेसन 20 फरवरी 1926 23 जून 2013 एक अमेरिकी लेखक और पटकथा लेखक थे जो मुख्य रूप से फंतासी, डरावनी और विज्ञान कथा शैलियों में थे। उन्हें 1954 के विज्ञान कथा हॉरर उपन्यास आई एम लीजेंड के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिसे 3 बार स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया है। मैथेसन स्वयं विंसेंट प्राइस अभिनीत पहली फिल्म संस्करण द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सह लेखक थे, जो 1964 में रिलीज हुई थी। अन्य 2 रूपांतरण थे द ओमेगा मैन, जिसमें चार्ल्टन हेस्टन ने अभिनय किया था, और आई एम लीजेंड विल स्मिथ के साथ। मैथेसन ने द ट्वाइलाइट जोन के 16 टेलीविजन एपिसोड भी लिखे, जिनमें नाइटमेयर एट 20,000 फीट, लिटिल गर्ल लॉस्ट और स्टील साथ ही। रोजर कॉर्मन और अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स हाउस ऑफ अशर के लिए एडगर एलन पो की कहानियों के कई रूपांतरण शामिल हैं। द पिट एंड पेंडुलम, टेल्स ऑफ टेरर एंड द रेविंग। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित अपनी 1971 की लघु कहानी ड्यूएल को उसी वर्ष इसी नाम की टेलीविजन फिल्म के रूप में रूपांतरित किया। आई एम लीजेंड और ड्यूएल के अलावा उनके 9 और उपन्यासों और लघु कहानियों को मोशन पिक्चर्स के रूप में रूपांतरित किया गया है। द श्रिंकिंग मैन, द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन के रूप में फिल्माया गया। हेल हाउस, द लीजेंड ऑफ हेल हाउस के रूप में फिल्माया गया। व्हाट ड्रीम्स में कम, बिट टाइम रिटर्न, समवेयर इन टाइम के रूप में फिल्माया गया। ए स्टिर ऑफ इकोस, स्टील, रियल स्टील के रूप में फिल्माया गया, और बटन द बॉक्स के रूप में फिल्माया गया। फिल्म कोल्ड स्वेट उनके उपन्यास राइड द नाइटमेयर पर आधारित थी और लेस सेंस डी ग्लास, आइसी ब्रेस्ट्स उनके उपन्यास समवन इज ब्लीडिंग पर आधारित थी। स्टील और बटन दोनों पहले द ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड थे। प्रारंभिक जीवन। मैथेसन का जन्म ऑलेंडेल, न्यू जर्सी में नॉर्वेजियन अप्रवासी बर्टोल्फ और फैनी मैथेसन के घर हुआ था। जब वह 8 साल के थे, तब उनका तलाक हो गया और उनकी मां ने उनका पालन पोषण ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में किया। उनके शुरुआती लेखन का प्रभाव फिल्म ड्रैकुला 1931, केनेथ रॉबर्ट्स के उपन्यास और एक कविता थी जो उन्होंने ब्रुकलिन ईगल अखबार में पढ़ी थी, जहां उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी पहली लघु कहानी प्रकाशित की थी। 3 उन्होंने 1939 में ब्रुकलिन टेक्निकल हाई स्कूल में प्रवेश लिया। 1943 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में सेना में सेवा की। इसने उनके 1960 के उपन्यास द बियर्डलेस वॉरियर्स का आधार बनाया। 2004 उन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय के मिसौरी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में दाखिला लिया और 1949 में बीए की डिग्री हासिल की, फिर कैलिफोर्निया चले गए। 2-3 कैरियर। 1950 और 1960 का दशक। उनके पहले लिखित उपन्यास
हंगर एंड थर्स्ट को 2010 में प्रकाशित होने से पहले कई दशकों तक प्रकाशकों द्वारा नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन उनकी लघु कहानी बॉर्न ऑफ मैन एंड वुमन द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन के ग्रीष्मकालीन 1950 अंक में प्रकाशित हुई थी। नए त्रैमासिक का तीसरा अंक एक और ध्यान आकर्षित किया। टीम यह तहखाने में अपने माता पिता द्वारा जंजीरों से बंधे एक राक्षसी बच्चे की कहानी है, जो प्राणी की डायरी के रूप में और गैर मुहावरेदार अंग्रेजी का उपयोग करके लिखी गई है। उस वर्ष बाद में मैथेसन ने गैलेक्सी साइंस फिक्शन एक नए मासिक के पहले और तीसरे अंक में कहानियां रखी। एक उनके काम का पहला संकलन 1954 में प्रकाशित हुआ था। 1950 और 1971 के बीच उन्होंने दर्जनों कहानियों का निर्माण किया, जिनमें अक्सर विज्ञान कथा, डरावनी और फंतासी शैलियों के तत्व शामिल थे। वह 1950 और 1960 के दशक में दक्षिणी कैलिफोर्निया जादूगर समूह के सदस्य थे, जो पश्चिमी तट के लेखकों का एक समूह था जिसमें चार्ल्स ब्यूमोंट, रे ब्रैडबरी, जॉर्ज क्लेटन जॉनसन, विलियम एफ. नोलन, जेरी सोहल और अन्य शामिल थे। 5. मैथेसन का पहला उपन्यास समवन इज ब्लीडिंग 1953 में लायन बुक से प्रकाशित हुआ। एक 1950 के दशक में उन्होंने मुट्ठी भर पश्चिमी कहानियां प्रकाशित की, बाद में बाय द गन में संग्रहित, और 1990 के दशक में उन्होंने पश्चिमी उपन्यास प्रकाशित किए जैसे जर्नल ऑफ द गन ईयर्स, द गनफाइट, द मेमोयर्स ऑफ वाइल्ड बिल हिकॉक और शैडो ऑन द सन। उनके अन्य प्रारंभिक उपन्यासों में द श्रिंकिंग मैन 1956, जिसे 1957 में द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन के रूप में फिल्माया गया, फिर से मैथेसन की अपनी पटकथा से, और एक विज्ञान कथा पिशाच उपन्यास आई एम लीजेंड 1954, 1964 में द लास्ट मैन ऑन अर्थ के रूप में फिल्माया गया, शामिल है। 1971 में ओमेगा मैन और 2007 में आई एम लीजेंड। 1960 में मैथेसन ने द्वितीय विश्व युद्ध में किशोर अमेरिकी सैनिकों के बारे में एक गैर शानदार आत्मकथात्मक उपन्यास द बियर्डलेस वॉरियर्स प्रकाशित किया। इसे 1967 में द यंग वॉरियर्स के नाम से फिल्माया गया था, हालांकि मैथेसन के अधिकांश कथानक को खारिज कर दिया गया था। मैथेसन ने कई टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए टेलीप्ले लिखे, जिनमें वेस्टर्न चेन, हैव गन विल ट्रैवल और लॉमैन शामिल है। 6. उन्होंने स्टार ट्रेक एपिसोड द एनिमी विदिन 1966 भी लिखा। हालांकि वह अमेरिकी टीवी श्रृंखला द ट्वाइलाइट जोन से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने 1 दर्जन से अधिक एपिसोड लिखे, 6 जिनमें स्टील 1963, नाइटमेयर एट 20,000 फीट 1963, लिटिल गर्ल शामिल है। लॉस्ट 1962 और डेथ शिप 1963। अपनी सभी ट्वाइलाइट जोन स्क्रिप्ट के लिए मैथेसन ने निर्माता रॉड सर्लिंग द्वारा बोले गए परिचयात्मक और समापन वक्तव्य लिखे। 7. उन्होंने रोजर कॉर्मन की पो श्रृंखला के लिए एडगर एलन पो के 5 कार्यों को रूपांतरित किया, जिनमें हाउस ऑफ अशर 1960, द पिट एंड पेंडुलम 1961 और द रेवेन 1963 शामिल है। 3. हैमर फिल्म प्रोडक्शंस के लिए उन्होंने फैनेटिक 1965 यूएस शीर्षक डाई माई डार्लिंग के लिए पटकथा लिखी, जिसमें तल्लुलाह बैंकहेड और स्टेफनी पॉवर्स ने अभिनय किया, और यह एनी ब्लैसडेल के उपन्यास नाइटमेयर पर आधारित थी। उन्होंने हैमर डेनिस व्हीटली की द डेविल राइड्स आउट 1968 के लिए भी रूपांतरण किया। 3. 1970 और 1980 का दशक। 1971 में मैथेसन की लघु कहानी ड्यूएल को इसी नाम की टीवी फिल्म में रूपांतरित किया गया था। 1973 में मैथेसन ने द नाइट स्टॉकर 1972
के टेलीप्ले के लिए अमेरिका के मिस्ट्री राइटर्स से एडगर पुरस्कार अर्जित किया, जो मैथेसन द्वारा लिखी गई 2 टीवी फिल्मों में से एक थी। दूसरी द नाइट स्ट्रैंगलर 1973 थी, जो टीवी श्रृंखला कोलचाक से पहले थी। द नाइट स्टॉकर। मैथेसन ने कर्टिस के साथ बड़े पैमाने पर काम किया। 1977 की टेलीविजन एंथोलॉजी फिल्म डेड ऑफ नाइट में मैथेसन द्वारा स्क्रीन के लिए लिखी गई 3 कहानियां हैं। सेकेंड चांस, जैक फिन्नी की कहानी पर आधारित वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं, मैथेसन की इसी नाम की कहानी पर आधारित, और बॉबी मैथेसन द्वारा इस संकलन के लिए लिखी गई एक मूल स्क्रिप्ट। उनकी 3 लघु कहानियों को ट्रिलॉजी ऑफ टेरर 1975 के रूप में एक साथ फिल्माया गया था, जिसमें शुरुआत में प्लेबॉय पत्रिका के अप्रैल 1969 अंक में प्रकाशित एक जूनी योद्धा बुद्ध गुड़िया की कहानी शामिल थी। गुड़िया बाद में पहली फिल्म ट्रिलॉजी ऑफ टेरर 2 1996 के विलंबित सीक्वल के अंतिम खंड में फिर से दिखाई दी, और डेड ऑफ नाइट के बॉबी को फिल्म के दूसरे खंड के लिए अलग-अलग अभिनेताओं के साथ फिर से फिल्माया गया। 1970 के दशक में फिल्मों में रूपांतरित अन्य मैथेसन उपन्यासों में बिट टाइम रिटर्न 1975, 1980 में समवेयर इन टाइम के रूप में रिलीज, और हेल हाउस 1971, 1973 में द लीजेंड ऑफ हेल हाउस के रूप में रिलीज शामिल हैं। दोनों को मैथेसन ने स्वयं रूपांतरित और स्क्रिप्ट किया था। 1980 के दशक में मैथेसन ने अर्थबाउंड उपन्यास प्रकाशित किया, टीवी श्रृंखला अमेजिंग स्टोरीज के लिए कई पटकथाएं लिखी और लघु कथाएं प्रकाशित करना जारी रखा। 1990 का दशक। मैथेसन ने इस दशक में 4 पश्चिमी उपन्यास प्रकाशित किए, साथ ही सस्पेंस उपन्यास 7 स्टेप्स टू मिडनाइट 1993 और डार्क कॉमिक लॉक रूम मिस्ट्री उपन्यास नाउ यू सी इट 1995 रॉबर्ट बलोच को समर्पित किया। उन्होंने कई फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखीं, जिनमें कॉमेडी लूज कैनन्स 1990 और टेलीविजन बायोपिक द ड्रीमर ऑफ ओज द एल फ्रैंक बॉम्ब स्टोरी 1990, साथ ही ट्वाइलाइट जोन का एक खंड रॉड सर्लिंग्स लॉस्ट क्लासिक्स 1994 और ट्रेई ऑफ टेरर 2 के खंड। मैथेसन ने लघु कथाएं लिखना जारी रखा और उनके 2 और उपन्यासों को बड़े पर्दे के लिए दूसरों द्वारा रूपांतरित किया गया, व्हाट ड्रीम्स में कम 1998 और ए स्टिर ऑफ इकोज 1999 स्टिर ऑफ इकोज के रूप में। 1999 में मैथेसन ने मानसिक घटनाओं में उनकी रुचि से प्रेरित होकर एक गैर काल्पनिक कृति द पाथ प्रकाशित की। 3. 21वीं सदी। मैथेसन के कई पूर्व अप्रकाशित उपन्यास उनके करियर के अंत में प्रकाशित हुए, जैसे कि उनके काम के विभिन्न संग्रह और पहले से अप्रकाशित पटकथाएं। उन्होंने नई रचनाएं भी लिखी, जैसे सस्पेंस उपन्यास हंटेड पास्ट रीजन 2002, 8 और बच्चों की सचित्र फंतासी अबू एंड द 7 मार्वल्स 2002। शैली। यह खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। फरवरी 2023, जानें कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। मैथेसन की कई कहानियां, जिनमें थर्ड फ्रॉम द सन 1950, डेडलाइन 1959 और बटन 1970 शामिल है, मोड़ वाले अंत के साथ सरल रेखाचित्र है। अन्य, जैसे ट्रेसपास 1953, बीइंग 1954 और म्यूट 1962, 20 या 30 पृष्ठों में अपने पात्रों की दुविधाओं का पता लगाते हैं। कुछ कहानियां, जैसे द डॉल दैट डू एवरीथिंग 1954 और द फ्यूनरल 1955, शैली की क्लिच की कीमत पर व्यंग्यपूर्ण हास्य को शामिल करती है और आडंबरपूर्ण गद्य में लिखी जाती है।
जो मैथेसन की सामान्य संक्षिप्त शैली से भिन्न होती है। अन्य, जैसे द टेस्ट 1954 और स्टील 1956, वैज्ञानिकों और सुपरहीरो के बजाय आम लोगों के नैतिक और शारीरिक संघर्षों को चित्रित करते हैं, ऐसी स्थितियों में जो एक साथ भविष्यवादी और रोजमर्रा की चीजें हैं। फिर भी अन्य, जैसे मैड हाउस 1953, द क्यूरियस चाइल्ड 1954 और ड्यूएल 1971, व्यामों की कहानियां हैं जिसमें वर्तमान समय का सामान्य वातावरण बेवजह विदेशी या खतरनाक हो जाता है। प्रेरणा के स्रोत। दोस्तों इसके टीज़र ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2-3 महीने बाद हमें तकरीबन इसका टीज़र ट्रेलर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो अगस्त या अक्टूबर में हमें तकरीबन ये देखने को मिलेगी। दोस्तों लेंथ की बात की जाए तो 2 घंटा प्लस इसमें बताया जा रहा है और पिछली मूवी के मुकाबले क्योंकि एक तरह से कई साल हम बीत चुके हैं तो अब जो मूवी आएगी उसमें हाई वीएफएक्स हमें देखने को मिलेगा और ज़ॉम्बीज़ भी एक तरह से बहुत अच्छे अंदाज में हमें देखने को मिलेंगे। तो आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।